हेलो बच्चों, भूमिका ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार वापस से स्वागत है। और हम आज एसएसटी ज्योग्राफी के चैप्टर 4 का पार्ट 2 एग्रीकल्चर यानी कृषि को आज हम खत्म करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था कृषि के अंतर्गत और आज हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे। तो चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं बच्चों। दलहन फसलों से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। तो दिखाई दे रहा है दलहन फसलें यानी भारत दलहन फसलों में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता राष्ट्र है। यानी देखो वैश्विक स्तर की बात की जा रही है तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। विश्व में सबसे अधिक दलहन फसलों का उत्पादन भारत करता है और उपभोग भी भारत में ही होता है क्योंकि 121 करोड़ की जनसंख्या है। तो बहुत सारी जनसंख्या जैसे दलहन फसलों को कंज्यूम करती ही है, तो उपभोग राष्ट्र भी हो गया है। शाकाहारी भोजन में दालें प्रोटीन का प्रमुख सोर्स होती है। ये फलीदार फसलें होती है जो नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। तो देखो दलहन फसलों के उत्पादन का ये एक बेनिफिट है कि जहां हम दलहन फसलें उगाते हैं तो उगाने के पश्चात मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और जमीन उपजाऊ हो जाती है। भारत की प्रमुख रबी रबी ऋतु की दलहन फसलें जैसे चना हो गया है, मटर हो गया है, मसूर हो गया है, अंडरलाइन कर लेंगे। देखो दलहन फसलों का उत्पादन रबी और खरीफ दोनों में किया जाता है। तो रबी ऋतु में दलहन फसलें कौन कौन से उत्पादित की जाती है? तो चना, मटर और मसूर। क्लियर। इसी तरह से खरीफ ऋतु में अरहर, तुर, मूंग और उड़द का उत्पादन किया जाता है। भारत में दलहन फसलों का उत्पादन मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में मुख्य रूप से किया जाता है। क्लियर है बच्चों? तो इसको आप लोगों को इसी तरह से नोट कर लेना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। आगे चलें। खाद्यान्न फसलों के अलावा अन्य खाद्य फसल। देखो दलहन फसलों तक हमने पढ़ लिया है। जैसे पार्ट 1 में हमने उत्तम अनाज और मोटा अनाज और दलहन फसलों को मतलब दलहन फसलों को पार्ट 2 में शामिल किया। तो इसको हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है जिनको हम खा सकते हैं। अब खाद्यान्न फसलों के अलावा अन्य प्रकार की कुछ फसलें भी होती है जिनको हम है ना मुख्य रूप से भोजन के रूप में शामिल नहीं करते। जैसे गन्ना हो गया, तो गन्ने को हम खाते नहीं है। गन्ने का हम जूस पी सकते हैं, गन्ने से गुड़ बना के उसको कंज्यूम कर सकते हैं, गन्ने से हम चीनी बनाकर उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं भोजन के सॉरी अलग अलग पर्पज से। जैसे चाय बना लिया है तो चाय में जैसे चीनी डलती है इस तरह से। तो गन्ना शुरू करते हैं। गन्ना उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। तो देखो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल का मतलब क्या हो गया? ऐसे क्षेत्र जहां पर जो क्षेत्र है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के 0 डिग्री के नॉर्थ और 23.5 साउथ, इस क्षेत्र में जितना भी जो हमारा कटिबंध होगा वो उष्ण होगा और इसी का उपकटिबंध जो हो जाएगा यानी 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। यानी जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है तो उस क्षेत्र में देखो इस गन्ने का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। फिर आर्द्र और उपाद्र, ये उपाद्र लिखा हुआ है, उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्रों में इसको बोया जाता है। यानी जितनी गर्मी होगी उतनी ही वहां पर आर्द्रता भी होनी चाहिए, यानी बरसात भी होनी चाहिए। गन्ने का उपयोग मुख्य रूप से देखो चीनी में किया जाता है, गुड़ बनाने में किया जाता है, खांडसारी उद्योग बड़ा उद्योग है, शीरा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके उत्पादन में बुआई से लेकर कटाई तक काफी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको श्रम प्रधान एग्रीकल्चर भी कहते हैं। क्लियर बच्चों? जैसे रोपण फसल मैंने बताया था तो सेम फॉर्मेट इस पे भी लागू होता है। ये भी एक रोपण फसल के अंतर्गत इसका उत्पादन किया जाता है, तो श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उसके बाद में गन्ने के उत्पादन के लिए दोमट, चिकनी और काली मिट्टी है ना उपयुक्त होती है। ब्राजील के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान आता है। तो सबसे अधिक जो गन्ने का उत्पादन करता है वो ब्राजील करता है। देन फिर दूसरा स्थान किसका आता है? भारत देश का आता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि गन्ने उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो आपको क्या बताना है कि भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन सा है? ब्राजील है। क्लियर बच्चों? तो ये डाटा आपको इसी तरह से मेंशन कर लेना है। क्लियर? देखो हम पढ़ रहे हैं बच्चों खाद्यान्न फसलों के अलावा कुछ अन्य फसलें भी होती है जिनको हम सीधे सीधे भोजन के रूप में उपयोग में नहीं लेते, लेकिन उनका वाणिज्यिक फसल के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं और आंशिक रूप से उसको खाने के रूप में भी हम यूज में ले लेते हैं। तो आगे चलेंगे, इसी तरह से गन्ने को आगे बढ़ाएंगे। तो दूसरा स्थान था देखो गन्ने के उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं अगर पूछ ली जाए आपसे एग्जाम में कि गन्ने के उत्पादन के लिए कौन सी आवश्यक दशाएं हैं, तो देखो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। वर्षा की बात करेंगे तो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा उपयुक्त होती है। क्षेत्र की बात करेंगे तो गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र हो सकते हैं, पश्चिम तटीय क्षेत्र हो सकते हैं। पश्चिम तटीय का मतलब क्या हो गया? जैसे ये भारत देश है ना बच्चों, तो इसका ये जो क्षेत्र है ये पश्चिमी तट कहलाता है। क्लियर है? तो पश्चिम तटीय क्षेत्रों में प्रमुख रूप से गन्ने का उत्पादन किया जाता है।
प्रमुख राज्य जहां पर गन्ने का उत्पादन होता है, तो देखो उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा में भी गन्ने का उत्पादन किया जाता है। देखो अंग्रेजी में इसको क्या कह रहे हैं, शुगर केन कह रहे हैं। क्लियर बच्चों? तो गन्ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, श्रम प्रधान एग्रीकल्चर है और इसका औद्योगिक दृष्टि से भी उत्पादन किया जाता है और हम खाने के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। दिखाई दे रहा है गन्ने का जूस निकाला जा रहा है इस तरह से। आगे चलेंगे, तिलहन फसलें, तो दूसरी महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? अच्छा, ये तिलहन फसल के बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो देखो बच्चों, गन्ना अन्य खाद्यान्न फसल के रूप में हमने गन्ने को पढ़ा है और गन्ने के बाद में हम अब तिलहन फसलों के बारे में पढ़ रहे हैं। तिलहन फसलों का मतलब क्या हो गया? ऐसी फसलें जिनसे हम क्या करते हैं, जिनसे हम तेल की प्राप्त करते हैं, जिस तेल को प्राप्त करते हैं। जैसे एक बार डिटेल पढ़ेंगे, तिलहन फसलों का उत्पादन भारत में चीन के बाद दूसरा स्थान है। तो तिलहन फसलों का उत्पादन में भारत का सेकंड रैंक आता है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ऐसी फसलें जिनसे हम तेल प्राप्त करते हैं, जैसे तिल हो गया है, मूंगफली हो गया है, सूरजमुखी हो गया है, इन सब फसलों को हम तिलहन फसलें कहते हैं। तो भारत का चीन में दूसरा स्थान आता है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर तिलहन फसलों का उत्पादन होता है। इसको बिल्कुल आप लोगों को लिख लेना चाहिए बच्चों। देश के कुल बोए गए क्षेत्र में तिलहन फसलों का वेटेज कितना है? 12%। क्लियर? तो इसको बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को नोट्स में मेंटेन करना चाहिए। देश की प्रमुख तिलहन फसलों में कौन कौन सी फसलें हैं? तो मूंगफली है, सरसों है, नारियल है, तिल है, सोयाबीन है, अरंडी है, बिलोना है, अलसी है और सूरजमुखी है। एग्जाम्पल पूछा जाता है कि तिलहन फसलों के एग्जाम्पल बताइए या फिर 2 तिलहन फसलों के नाम बताइए, इस तरह से पूछ लेगा। तो आपको बिल्कुल इसी तरह से बताना है, मूंगफली, सरसों। ये याद नहीं है तो नारियल, तिल, सोयाबीन, वैसे तो सबको याद होगा, ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा अगर नहीं याद है तो। इन तिलहन फसलों में से अधिकतर का उपयोग हम खाना बनाने के लिए करते हैं, तो ये बात भी सही है। जैसे मूंगफली का तेल से सब्जी बना लेंगे, सरसों का तेल सब्जी में डलता ही है इस तरह से। नारियल का तेल जैसे साउथ इंडिया में इसका यूज किया जाता है, तिल के लड्डू भी होते हैं और तिल का तेल भी होता है इस तरह से। ठीक है, सोयाबीन का तेल भी हम यूज में लेते हैं। बाकी जो सामान्यतः हम नहीं लेते हैं, जैसे अरंडी, बिलोनी, अलसी का यूज नहीं लेते हैं, लेकिन इसका भी यूज किया जाता है। कुछ तिलहन फसलों का उपयोग साबुन या प्रसाधन यानी श्रृंगार सामग्री और उपटन उद्योग के रूप में कच्चे माल के तौर पर किया जाता है। क्लियर? तो जैसे दूसरे अरंडी, बिलोनी और अलसी है, इस तेल का उपयोग हम किस में कर लेते हैं? जैसे साबुन हो गया या फिर सौंदर्य प्रसाधन सामग्री हो गई, मेकअप का कोई सामान हो गया, उपटन उद्योग के रूप में अपन कर लेते हैं इस तरह से। भारत की प्रमुख तिलहन फसलों में मूंगफली, सरसों और तिल है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे बेटा। तो जब भी एग्जाम्पल भी आप लोगों से पूछा जाए कि तिलहन फसलों के एग्जाम्पल दीजिए, तो आपको क्या बताना है? मूंगफली, सरसों और तिल। क्लियर? इसको इस तरह से नोट करेंगे। आगे चलेंगे हम। अब हम मूंगफली की बात कर लेते हैं। जैसे इधर दिखाई भी दे रहा है इमेज में, मूंगफली आप लोगों ने खूब खाई होगी। उत्तर भारत में मूंगफली का उत्पादन खरीफ ऋतु के अंतर्गत किया जाता है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। मूंगफली का उत्पादन कब 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 होता है? तो खरीफ फसल यानी बरसाती फसल में इसका उत्पादन देखने को मिलता है। खरीफ फसल का मतलब खूब पढ़ रखा है आपने, बरसाती फसल है ये। कौन सी फसल है? तो बरसाती फसल है, बरसाती फसल यानी वर्षा ऋतु की फसल के अंतर्गत किया जाता है। देश के कुल तिलहन उत्पादन में आधे से अधिक भाग पर मूंगफली का उत्पादन होता है। तो ऑल ओवर तिलहन फसलें जितनी भी है उसके आधे से अधिक भाग पर तिलहन फसलों में मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। भारत में प्रमुख रूप से मूंगफली उत्पादन राज्य देखो गुजरात फर्स्ट पोजीशन, उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद में साउथ इंडिया की बात करेंगे ना हम तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों का नाम आता है। क्लियर है बच्चों? कभी कभी टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है इसमें। उसके बाद में हम सरसों को पढ़ेंगे। भारत में सरसों का उत्पादन रबी की फसल के अंतर्गत किया जाता है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। सरसों बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर भारत में मुख्य रूप से सरसों का उत्पादन किया जाता है। तो तिलहन फसलों में सरसों का उत्पादन किया जाता है। तो रबी की फसल यानी शीतकालीन फसल है ये। इसके उत्पादन के लिए 15 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर उपयुक्त होता है, क्योंकि रबी की फसल है तो टेम्परेचर भी कम हो गया। सरसों के उत्पादन के लिए बलुई दोमट मृदा सर्वोच्च होती है और इसकी प्रमुख उत्पादक जो राज्य है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा राज्य प्रमुख है। सरसों के उत्पादन देखो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत में सरसों का जो उत्पादन है उसमें फर्स्ट पोजीशन कौन से राज्य की है, तो देखो राजस्थान को क्रेडिट जा रहा है, तो बिल्कुल यही लिखना है आपको। क्लियर है बच्चों? आगे चलेंगे, पेय फसलों की बात करेंगे। देखो तिलहन फसलों के अलावा कुछ ऐसी फसलें भी हैं जिनको हम पीने के रूप में उपयोग में ले लेते हैं, जैसे चाय, कॉफी हो गया है।
तो ये पेय फसलें हैं, शुरू कर लेते हैं। अच्छा, पेय फसलें ये कॉमर्शियल फसलें भी है। देखो वाणिज्यिक फसलें पूछ लिया जाए आपसे तो वाणिज्यिक फसलों में तिलहन फसलें और पेय फसलें दोनों को शामिल कर लेते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी फसलें भी होती है जो रेशा प्रदान करती है, तो उनको भी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के रूप में हम जानते हैं। लेकिन अगर इसका वर्गीकरण करवाया जा रहा है तो आपको फिर उस तरह से आंसर राइटिंग करना होगा। अगर तिलहन फसलें स्पेसिफिक रूप से पूछी जा रही है तो आपको मूंगफली, तिल, सरसों के रूप में एक्सप्लेन कर देना है, और अगर पेय फसलों के रूप में पूछा जा रहा है तो आपको चाय, कॉफी बताना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल आ जाते हैं अपने इस पे। ऐसी फसलें जिनका उपयोग हम पेय पदार्थ बनाने के लिए करते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, पेय फसलें कहते हैं। दिखाई दे रहा है आपको, जैसे चाय हो गया है, चाय हो गया है, कॉफी हो गया है और कोको हो गया है। ठीक है, दिखाई दे रहा है इसकी इमेज, तो बिल्कुल इस तरह से ही है। चाय हम पीते ही हैं। अब चाय के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेते हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में इसका डाटा भी दिया हुआ है, बिल्कुल इसी रूप में अपन एक्सप्लेन कर लेंगे इसे। चाय एक रोपण फसल है। एक बात इसको अपन रोपण फसल के देखो, चाय हमारे पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग और आसाम वाले राज्यों के क्षेत्रों में मुख्य रूप से इसका उत्पादन किया जाता है। चाय का एक मेन बेनिफिट ये है कि इसको एक बार रोपण फसल के रूप में इसका उत्पादन करते हैं, एक बार फसल को रोप देते हैं, फिर उसकी पत्तियों को हम काटते रहते हैं। तो पत्तियां काटते रहो, नई पत्तियां आती रहेगी, काटते रहो, नई पत्तियां आती रहेगी। तो एक श्रम प्रदान कृषि है। रोपण के साथ श्रम प्रदान, यानी इसमें क्योंकि एक व्यक्ति तो कितना पत्तियों को काट लेगा या फिर इकट्ठा कर लेगा, तो इसमें मजदूरों की जरूरत पड़ती है, तो ये एक श्रम प्रदान एग्रीकल्चर भी है। तो चाय एक रोपण फसल है। इसके उत्पादन के लिए उष्ण, आर्द्र और उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु उपयुक्त होती है। क्लियर है? साथ ही साथ ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकासी वाले ढलवा क्षेत्रों में चाय भली भांति उगाई जा सकती है। चाय एक श्रम प्रधान फसल है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने बताया था कि क्योंकि पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है, तो श्रम प्रधान एग्रीकल्चर है। साथ ही साथ थोड़े से ट्रेड जो मजदूर है वो चाहिए, क्योंकि चाय की पत्तियों को काटने की भी इसमें एक शैली बताई गई है, तो उस हिसाब से उसको काटा जाएगा। भारत में चाय का सर्वप्रथम उत्पादन देखो 1840 ईस्वी में किया जा रहा है, तो इसको बिल्कुल अंडरलाइन कर लेंगे, ये पूछा जाता है। हालांकि 12th क्लास में ये मेंशन किया गया है, आपको ऐसे डाटा या जानकारी के लिए या फिर एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए आपको ये लिखना चाहिए कि चाय का उत्पादन सर्वप्रथम 1840 में आसाम की ब्रह्मपुत्र घाटी से प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में यह भारत की प्रमुख व्यापारिक फसल बन गई है। भारत में चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हो गए, तो आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो आपको देखो आसाम और पश्चिम बंगाल निश्चित तौर पे लिखने हैं। साउथ इंडिया के राज्य पूछ ले तो तमिलनाडु और केरल राज्य बता देने हैं। फिर नॉर्थ इंडिया में अगर पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, ये गौण राज्य है। उसके बाद में हम काफी उत्पादन की बात करेंगे। तो आपने कॉफी भी पी होगी, जैसे चाय पी है वैसे कॉफी भी पी होगी, लेकिन भारत में कॉफी का प्रचलन ऐसे पारिवारिक तौर पे कम है और रेस्टोरेंट्स में ज्यादा है। तो फिर भी पढ़ लेते हैं हम। भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। क्लियर? देखो गुणवत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 3 मुख्य गुणवत्ता या किस्मों की बात की जाती है, अरेबिका, रोबिस्ता और एक और किस्म है जो फेमस है या जिसका उत्पादन ज्यादा किया जाता है। तो भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। हमारे यहाँ पर अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखो कॉफी की जो किस्में हैं उसमें अरेबिका किस्म जो है वो महत्वपूर्ण है और इसकी वैश्विक स्तर पर डिमांड भी ज्यादा है, और यहाँ पर भारत में इसी प्रकार की कॉफी का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय कॉफी की मांग है। आरंभ में यह किस्म यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफी विश्व भर में अधिक मांग है। इस फसल की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों यानी कर्नाटक से हुई थी। आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास मुख्य रूप से किया जाता है। मुख्य उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य शामिल है। क्लियर बच्चों? तो बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। और आपसे अगर एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि भारत में कॉफी की कौन सी किस्म है ना प्रसिद्ध प्रमुख रूप से उगाई जाती है, तो आपको यही बताना है अरेबिका। वैश्विक बाजार में किस प्रकार की कॉफी की मांग है, तो आपको अरेबिका किस्म की ही बात करनी है। ठीक है, फिर आगे चलेंगे हम। चाय कॉफी के बाद में देखो हमारे पास अगला डाटा है बागबानी फसलों के रूप में। तो देखो हमने कॉमर्शियल एग्रीकल्चर पढ़ लिया है, अब कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के साथ साथ बागबानी फसलों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में
फल सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है, तो बिल्कुल अंडरलाइन कर लेंगे बेटा। चीन के बाद दूसरा स्थान किसका आता है? तो भारत देश का आता है फल सब्जियों के उत्पादन में। भारत में बागवानी फसलों का उत्पादन उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है, बिल्कुल इसको भी आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। किस क्षेत्र में किया जाता है? तो उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। उसके बाद में चलेंगे, देखो बागवानी फसलों में आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे आम के बाग हो गए, नींबू के बाग हो गए, केले के बाग हो गए, सेब हो गया, है ना, ये स्ट्रॉबेरी दिखाई दे रहा है, अनानास दिखाई दे रहा है, अंगूर दिखाई दे रहा है, तो ये सब बागवानी फसलों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ वेजिटेबल यानी सब्जियों को भी अपन किस में शामिल करते हैं? बागवानी फसलों के रूप में शामिल कर लेते हैं। तो भारत के प्रमुख बागानी फसलें आपको स्मार्ट बोर्ड पे दिखाई दे रही हैं, इसको आप जूम करके देख लेना, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो वैसे दिखना चाहिए, इसमें जूम होगा नहीं। आम की बात कर रहे हैं तो आम देखो, आम का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। उसके बाद में संतरे की बात की जा रही है, तो संतरे का उत्पादन देखो नागपुर, चेरापूंजी राज्यों में प्रमुख रूप से किया जाता है। नागपुर के संतरे फेमस होते हैं, ये आपको पता है। केले के उत्पादन में कौन से राज्य प्रथम मुख्य है? तो देखो केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य। ठीक है, साउथ इंडियन जो स्टेट्स है उनमें केले का मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। देखो कैसे केला और कैसे केरल, इस तरह से ट्रिक्स बना के भी आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर? तो केले के उत्पादन में केरल, लीची के उत्पादन में उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य प्रमुख है। अनानास यानी पाइनएप्पल के उत्पादन में मेघालय राज्य प्रमुख है। अंगूर के उत्पादन में देखो, अंगूर कहाँ होता है? महाराष्ट्र में मुख्य रूप से होता है। उसके बाद में सेब, नाशपाती और खुबानी की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सेब, नाशपाती और खुबानी का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। तो बिल्कुल ये आपके ये जो लिखा हुआ डाटा है ये आपके पाठ्य पुस्तक में भी है और आपको याद करना चाहिए, क्योंकि हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन क्योंकि सिलेबस में मेंशन है तो एक बार तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आम उत्पादन में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण है। तो आम महाराष्ट्र, संतरा नागपुर, केला तो केरल, इस तरह से सबको याद करना है, नोट करके। बागवानी फसलों में मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू की फसलों का उत्पादन भी भारत में प्रमुख रूप से होता है। मैंने कहा था ये फ्रूट्स है और ये वेजिटेबल्स यानी सब्जियां हैं, तो इन दोनों का हम क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, और इसमें भारत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अब देखो हम अखाद्यान्न फसलें, तो तीसरी महत्वपूर्ण प्रकार की फसलें हैं वो अखाद्यान्न फसलें हैं, यानी ऐसी फसलें जिनको हम पेट की भरण पोषण के लिए या हम खा नहीं सकते हैं, उनको अखाद्यान्न फसलों के रूप में जानते हैं। तो ऐसी फसलें जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में नहीं करते हैं अखाद्यान्न फसलें कहलाती है, जैसे रबड़, कपास और जूट। और इनको हम नहीं खा सकते भाई, जैसे रबड़ नहीं खा सकते तो कपास भी नहीं खा सकते हैं हम, और फिर हम जूट भी नहीं खा सकते हैं। क्लियर है? तो रबड़ के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से लघुत्रात्मक टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा पूछा जाता है, तो पूछा जाएगा तो हम लिखेंगे भी। देखो रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण फसल है, यानी 0 डिग्री के आसपास के जितने भी क्षेत्र है ना, भूमध्य रेखीय क्षेत्र 0 डिग्री यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में, क्योंकि इसके उत्पादन के लिए हमें उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु हमें कहाँ मिलेगा? तो ये 0 डिग्री के आसपास वाले क्षेत्रों में, 23.5 नॉर्थ, जैसे मैंने पहले भी लिखा था, नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। क्लियर? परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण परिस्थितियों में इसका उत्पादन किया जाता है। रबड़ के उत्पादन के लिए 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा, और देखो 200 सेंटीमीटर मैंने पहले भी कहा था, 200 सेंटीमीटर यानी बहुत अच्छी खासी बारिश की आवश्यकता होती है इसके उत्पादन के समय। उसके बाद में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता भी इसमें होगी। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। क्लियर बच्चों? इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय के गारो पहाड़ी क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाया जाता है। तो आपको यही डाटा मेंशन करना है। दिखाई दे रहा है आपको रबड़, ये रहा इरेजर है, हालांकि ये इरेजर के रूप में, लेकिन रबड़ का उत्पादन भी मुख्य रूप से हमारे भारत देश में किया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। ये एक प्रोसेस पद्धति है जिसमें पेड़ से इस तरह से दूध टाइप का निकलता है, इसको इकट्ठा किया जाता है, देन इससे रबड़ बना लिया जाता है। फिर औद्योगिक उत्पादन बहुत सारे हो जाते हैं। कपास की बात करेंगे तो कपास यानी अंग्रेजी में इसको कॉटन कह रहे हैं, पढ़ लेते हैं कंडीशन। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान कहा जाता है। चलो एक ये चीज आपको याद करनी चाहिए कि भारत में कपास मुख्य रूप से कपास का उत्पादन या
विश्व में कपास का सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ हुआ या मूल स्थान कौन सा है, तो भारत ही है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है, ठीक है। वस्त्र उद्योग में कपास का इंपोर्टेंस है। उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान आता है। तो लगभग देख रहे हैं ना आप लोग, जितने भी प्रोडक्शन है उनमें लगभग सब में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। क्लियर, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, साथ में आईएमपी भी कर लेना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कपास के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी आवश्यक है, तो काली मिट्टी। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और सिंचाई के साथ 210 दिन पाला रहित दिन और खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है। तो ये बात भी सही है, लगभग साल भर में 210 दिन तो पाला रहित दिन चाहिए। यानी पाले का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा सर्दी वाला जो टेम्परेचर है वो नहीं होना चाहिए, खिली धूप होनी चाहिए, तभी तो रुई का उत्पादन हो पाएगा, कपास का उत्पादन हो पाएगा, जिसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। भारत में कपास का उत्पादन प्रमुख रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश राज्यों में इसका मुख्य रूप से प्रोडक्शन होता है। क्लियर बच्चों, आगे चलेंगे हम। अब जूट की बात करते हैं। देखो जूट भी एक महत्वपूर्ण फसल है, हम लोग खूब जानते हैं। जितनी भी हमारी बोरियां बनाई जाती है या फिर खिलौने जो बनाए जाते हैं वो हो गया है, या फिर सजावटी जो सामान है वो हो गया है, उसको बनाने में जूट का महत्वपूर्ण या मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। जैसे इधर रस्सियां दिखाई दे रही है, इधर ये टाट बोरी बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी जूट से तैयार की जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी पढ़ेंगे हम। पहली बात, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ये आईएमपी कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि एमसीक्यू में ये पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। गोल्डन फाइबर अंग्रेजी में कह रहे हैं। इस फसल को बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाले उपजाऊ मृदा में उगाया जाता है। इस फसल के बढ़ने के समय ऊंचा तापमान की आवश्यकता होती है। भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, ओडिशा, मेघालय राज्य प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है। जूट का प्रयोग बोरियां बनाने में, चटाई बनाने में, रस्सी बनाने में, तंतु या धागा बनाने में किया जाता है। वर्तमान समय में कृत्रिम रेशों की कम कीमत पर उपलब्धता और बाजार में जूट की कम मांग होने की वजह से उसका उत्पादन कम हो रहा है। तो देखो जूट का उत्पादन तो भारत में हो रहा है, लेकिन इसके उत्पादन में प्रेजेंट टाइम में देखो कमी आ गई है। कमी का मेन कारण क्या है, जो आर्टिफिशियल जो हमारा फाइबर है, रेशा है, वो तैयार होने लग गया है मार्केट में, वो सस्ता पड़ता है, इस वजह से लोग इस महंगे जूट का जो परचेज है वो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भारत में अब जूट का एग्रीकल्चर है ना निम्न स्तर पे होता चला जा रहा है। चलो प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार की बात करेंगे अब हम। तो हमारे एग्रीकल्चर की विभिन्न दशाएं हैं। अब इन दशाओं में सुधार के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है उसके बारे में आपके डाटा दिया गया है, आप लोगों से पूछा जाएगा। निम्नात्मक टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि भारत में कृषि सुधार के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, भारत सरकार ने कृषि सुधार के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, तो ये पूरा डाटा उससे संबंधित है। देखो दिखाई दे रहा है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल सुधार हुए हैं, साथ ही साथ है ना संस्थागत इंस्टीट्यूशनल जो इंप्रूवमेंट है वो हुए हैं। कृषि भारत का एक परंपरागत आर्थिक गतिविधि है, परंतु प्रौद्योगिकी के प्रयोग से संस्थागत परिवर्तन, परंतु प्रौद्योगिकी के प्रयोग और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भू संसाधनों के प्रयोग से कृषि के विकास अवरुद्ध होता चला गया था और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती भी थी। तो देखो यहाँ पे ये लिखा गया है, हालांकि हमारे भारत देश में जो कृषि है वो एक प्राचीनतम गतिविधि है, लेकिन हमें आवश्यक प्रौद्योगिकी की जो कमी है वो दिखाई देती है और संस्थागत जो इसमें डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं होता है, और इसी वजह से जनसंख्या का हमारी भू संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ता चला जा रहा था, जिसकी वजह से इसी वजह से जितनी क्वांटिटी में हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर में विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी हमारे देश ने कुछ तरक्की की है। जैसे स्वतंत्रता के पश्चात भारत में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता और जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, तो पहला जो इसमें परिवर्तन किया कि हम कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उत्पाद को बढ़ा सकते हैं, तो पहले तो जोतों की चकबंदी करी हमने, फिर सहकारिता और जमींदारी जो व्यवस्था है उसको हमने समाप्त किया। उसके बाद में भारत में कई भू सुधार कानून बनाए गए, लेकिन बना दिए गए परंतु इनको लागू करने में ढील होने की वजह से इन कानूनों का औचित्य नहीं रहा। जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे भू सुधार कानून बनाए, लेकिन किसान मानते नहीं है, जिसकी वजह से जो कानून है उनका जो औचित्य है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है।
लेकिन फिर भी आपको लिखना है कि भारत सरकार ने किस प्रकार से शुरुआती दौर में संस्थागत सुधार किए। तो देखो, चकबंदी करी है, सहकारिता और जमींदारी प्रथा को समाप्त किया, और उसके बाद में विभिन्न प्रकार के जो कृषि कानून है उनको लागू किया, लेकिन उनका औचित्य स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि उनको ठीक तरीके से हम इंप्लीमेंट में नहीं ला पाए। तो आगे चलेंगे फिर। 1960 और 1970 यानी 1960 और 70 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की, जिनमें देखो हरित क्रांति महत्वपूर्ण है। दिखाई दे रहा है आपको स्मार्ट बोर्ड पे। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड प्रमुख कार्यक्रम थे। तो कृषि में सुधार के लिए जो सरकार ने जो काम किए उनमें ऑपरेशन फ्लड और हरित क्रांति महत्वपूर्ण है। 1980 और 90 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। तो देखो, इसको अंडरलाइन कर लेंगे हम, हरित क्रांति को अंडरलाइन कर लेंगे, श्वेत क्रांति को अंडरलाइन करेंगे। जब हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को लिखेंगे तब हमें 1960-70 का दशक लिखना है। 1980 और 90 के दशकों में भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो इसको लिखना है। संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारियों के लिए फसल बीमा का प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण यानी लोन की सुविधा उपलब्ध करवाना था। तो पहले तो ये क्रांतियां आ गई, उसके बाद में 1980 और 90 के दशक में भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जब जब देश में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग की वजह से या फिर फसल में बीमारी की वजह से कोई समस्या उत्पन्न हो जाएगी तो किसानों के लिए कम दरों पर ऋण की सुविधा गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी है ना, और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है ना, जैसे कार्यक्रम सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए। तो सरकार ने और भी कोशिश की है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड हो गया है, बहुत महत्वपूर्ण है ना, केसीसी जिसको अपन कह रहे हैं, और दुर्घटना बीमा योजना जिसके माध्यम से किसानों को हर्जाना या मुआवजा मिल जाया करता है, ताकि किसानों की दशा सुधर सके और हम एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा सके। भारत सरकार के द्वारा देखो आकाशवाणी और दूरदर्शन कार्यक्रम पर मौसम की जानकारी के साथ उच्च किस्म के बीजों, खाद और उर्वरकों के साथ किसानों से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी जाती है। किसान पोर्टल भी शुरू किया गवर्नमेंट ने, तो इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। देखो, आकाशवाणी को अंडरलाइन कर लेना है हमें। आकाशवाणी, दूरदर्शन दोनों के माध्यम से किसानों को मौसम की दशाओं का ज्ञान करवाया जाता है। फिर इन्हीं जो प्रोग्राम है उनके माध्यम से हमें अलग अलग किसानों को अलग अलग बीजों की जानकारी, खाद उर्वरकों के बारे में जानकारी दी जाती है, और साथ ही साथ किसान पोर्टल भी शुरू किया गया, ताकि किसानों के हित में ध्यान में रखते हुए है ना, ये किसान पोर्टल किसानों को जो जानकारी है वो अवेलेबल करवा दी। किस मौसम में कौन सी फसल उगानी है, यहां से लेकर उस फसल में क्या क्या प्रोसीजर लगता है, कौन से उपकरणों को कैसे हम परचेज कर सकते हैं, और किस पे कितनी सब्सिडी या फिर लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है, ये सारा डिटेल हमें किसान पोर्टल से मिल जाता है। अगर किसानों के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वो भी इसमें मेंशन कर सकते हैं, किसान पोर्टल के माध्यम से हम पूछ सकते हैं, तो हमें जो सफिशिएंट जवाब है वो मिल जाता है। अब ये हमारा पूरा टोटल एग्रीकल्चर हमने पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिया है। अब पार्ट 2 में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, भूदान और ग्राम दान आंदोलन। ठीक है, इसके बारे में भी पूछा जाता है, आप लोगों से पूछ लिया जाता है, भूदान और ग्राम दान आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए। तो क्या है ये, इसको जान लेते हैं। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे जी है। तो पहला क्वेश्चन तो एमसीक्यू का ये बन गया कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कौन थे, तो आपको क्या बताना है, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, गांधी जी के ग्राम स्वराज योजना में इनकी गहरी आस्था थी, तो इसको अंडरलाइन कर लेना है आपको। पूछा जाएगा ग्राम स्वरोजगार योजना किसकी थी, तो महात्मा गांधी की थी। तो गांधी जी तो जैसे उनकी तो शहादत हो जाती है, देन उनके बाद में गांधी जी के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया वो आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा दिया गया था। उन्होंने गांधी जी के संदेश को देश भर में प्रचार प्रसारित किया। जब विनोबा भावे आंध्र प्रदेश के एक गांव यानी पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश याद रखना, आंध्र प्रदेश के गांव पोचमपल्ली में गांधी जी के दर्शन पर का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तब कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। अब गांधी जी के दर्शन को ये खूब प्रचार प्रसारित कर रहे थे, लेकिन देखो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में किसानों ने कहा कि हमारा भला तब हो पाएगा जब हमारे पास जमीन होगी। अब जमीन तो हमारे पास है नहीं, जमीन तो किनके पास है, जमींदार और साहूकारों के पास है। तो फिर ये एक सोचनीय प्रश्न था आचार्य विनोबा भावे ने। तब आचार्य विनोबा भावे ने लोगों को आश्वासन तो दिया कि इसका कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। तभी फिर क्या होता है, तो देखो
जब आचार्य विनोबा भावे ग्रामीणों को आश्वासन दे रहे थे, तब श्री रामचंद्र, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। अब देखो, इसको याद रख लेना, भगवान श्री राम के नाम से याद रख लेना कि जब ये अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, तब श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 जो ग्रामीण थे, ग्रामीणवासी जिनके पास जमीन नहीं थी, उनको जमीन देने, 80 एकड़ जमीन बांटने की पेशकश की। और इनकी इस पेशकश को हम भूदान आंदोलन के रूप में जानते हैं। यानी आचार्य रामचंद्र रेड्डी ने ग्रामीण किसानों को भूमि दान में दे दी। इसके बाद में बहुत सारे जमींदार और साहूकार थे, उन्होंने इनके इस कल्याणकारी योजना पर ध्यान दिया और उन्होंने भी अपनी बहुत सारी जमीन किसानों के नाम करना शुरू कर दिया। और इस पूरे कार्यक्रम को हम क्या बोल रहे हैं? भूदान आंदोलन। आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार के दान का प्रचार विनोबा भावे ने पूरे देश में किया, जिससे प्रभावित होकर अनेक जमींदारों ने, जो अपने गांव के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव दान में देने की पेशकश की थी, जिसे ग्रामदान आंदोलन कहा गया। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। तो बिल्कुल बेटाओ, आप लोगों से पूछा जाएगा रक्तहीन क्रांति का संबंध किससे है, तो आपको क्या बताना है? तो रक्तहीन क्रांति का संबंध किससे है? तो भूदान ग्रामदान आंदोलन को ही हम क्या कहते हैं? रक्तहीन क्रांति। क्लियर बच्चों? आप लोगों से पूछा जाएगा। देखो कितने क्वेश्चन बन गए कि भूदान आंदोलन या ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत किसने करी? तो आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे कौन थे? तो ये गांधी जी के आध्यात्मिक दर्शन के प्रचारक थे। इन्होंने ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत करी। फिर इसी के दौरान जिस आंध्र प्रदेश में ये अपना जो दर्शन है उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो रामचंद्र रेड्डी जी खड़े हो गए और उन्होंने 80 जो भूमिहीन किसान थे उनको गांव दान में देना स्टार्ट कर दिया। तो इसको देखते हुए जो अन्य जमींदार है उन्होंने भी ये कार्यक्रम को शुरू कर दिया कि हमारी जितनी भी एक्स्ट्रा जमीन है वो किसानों को दे देनी चाहिए। तो ये एक आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से इसको पढ़ लेना है बच्चों। आप अगर चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स देगा। और मेरा भी प्रयास यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कम समय में मैं अवेलेबल करवा दूं। इसके लिए मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं बच्चों। अगर आपको भूमिका ऑनलाइन क्लासेस का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें बच्चों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा उद्योग से रिलेटेड होगा। गुड बाय बच्चों।